बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। हम चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन बायोलॉजी क्लास 9 को पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन पढ़ा था और आज हमने जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है वो है फेमाइन यानी कहत। फेमाइन जो है ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें किसी भी इलाके में उस इलाके के लोगों के लिए खुराक की किल्लत हो जाती है और ख़ुराक की किल्लत जो है वो इसकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है लोगों को। जैसे अफ्रीका के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिसमें इथोपिया आ जाता है, सोमालिया है, मोगादिशु है। वहाँ पर हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं अभी भी और 25-30 साल चल रहे हैं जब से ये हालात ख़राब हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया वगैरह में भी आए थे फेमाइन। तो ये सारी डिटेल हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। फेमाइन फेमाइन को उर्दू में कहते हैं कहत। आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा कहत का। और ये मेल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी वजह है, यानी ग़िज़ाई किल्लत की सबसे बड़ी वजह किसी भी इलाके में फेमाइन का आना होता है, यानी कहत का आना होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि फेमाइन का मतलब क्या है। फेमाइन मीन्स द लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल पीपल लिविंग इन एन एरिया। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि फेमाइन वो सूरत हाल है, वो कंडीशन है जिसमें किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए खुराक जो है वो उतनी मौजूद नहीं होती जितनी कि वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक के अंदर। जो वैसे तो बहुत सारे फेमाइन्स आए हैं हिस्ट्री में जिनका जिक्र मिलता है, लेकिन आपकी बुक में इन्होंने दो फेमाइन्स को, दो कहत जो है ना वो मेन वो बताए हुए हैं। पहला जो कहत है वो है इथियोपियन फेमाइन। इथियोपिया के अंदर फेमाइन आया था 1983 टू 1985। 1983 से लेके 1985 ये 2 साल तकरीबन कहत रहा और इसके असरात अभी भी उन इलाकों में मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पे जो फेमाइन आपकी बुक में मेंशन किया गया है वो है द नॉर्थ कोरियन फेमाइन। शुमाली कोरिया के अंदर फेमाइन कहत आया था 1990s में और इस पे काफ़ी हद तक जो है वो काबू पा लिया गया बाद में। लेकिन ये जो इथोपिया में या कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर जितने भी फेमाइन्स आए हैं उन सब के अंदर जो है वो बहुत सारे मामलात ख़राब हुए और वो अभी तक रिकवर नहीं कर सकी वो नेशंस उन फेमाइन से। इसके बाद है कॉजेज ऑफ फेमाइन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, कॉजेज ऑफ फेमाइन। कॉजेज ऑफ फेमाइन्स में जो मेजर कॉजेज हैं वैसे तो वो 4 हैं जो आपकी बुक में बताई गई हैं, लेकिन साइड बॉक्स में एक 2 कॉजेज और भी बताई गई हैं, लेकिन वो मैंने इकट्ठी मेंशन कर दी हैं। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने वो 2 कॉजेज प्लस जो आपकी बुक में टेक्स्ट के अंदर दी हुई हैं कॉजेज वो इकट्ठी लिख देनी, यानी 6 कॉजेज बन जाएंगी। सबसे बड़ी वजह जो फेमाइन की है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यानी खुराक की गैर मसावी तकसीम। खुराक की गैर मसावी तकसीम, ये सारे जितने भी हम कॉजेज हैं इनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे बाद में। पहले अभी सिर्फ हम इनके नाम देखेंगे कि कौन कौन सी कॉजेज हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, उसके बाद है ड्राउट। ड्राउट कहते हैं खुश्क साली को, ठीक है। और उसके बाद है फ्लडिंग यानी सैलाब का आना। और चौथे नंबर पे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आबादी का बढ़ना। और 5वें नंबर पे, जो 5वें और 6ठे नंबर पे मैंने कॉजेज लिखी हैं ये आपके साइड बॉक्स में बताई हुई हैं, तो इनको भी आपने याद करना है। वॉर्स यानी जंगों की वजह से भी फेमाइन्स आते हैं और रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, गलत किस्म की मुआशी पॉलिसियां जो बनाई जाती हैं उनकी वजह से भी फेमाइन्स जो है वो आ रहे होते हैं। तो अब हम इन कॉजेज में से जो फर्स्ट 4 कॉजेज हैं इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले और सबसे मोस्ट टेरिबल किस्म की जो कॉज है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यानी खुराक की गैर मसावी तकसीम। खुराक की गैर मसावी तकसीम। अच्छा, गैर मसावी तकसीम से मुराद क्या है
कि कुछ लोगों के पास तो खुराक इतनी है कि वो जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पास खुराक की इतनी किल्लत है कि उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। ये असल में खुराक की गैर मसावी तकसीम। अच्छा, ये नहीं है कि दुनिया में खुराक पैदा नहीं हो रही है, दुनिया में खुराक पैदा हो रही है, और इतनी पैदा हो रही है कि हर इंसान को इजीली 2 वक्त का 3 वक्त का खाना मिल सकता है। लेकिन असल में रॉन्ग किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम यानी इंतज़ामिया की प्रॉब्लम्स की वजह से खुराक जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अमाउंट में तकसीम हुई है। ठीक है, इसकी वजह से लोग जो हैं वो कुछ इलाकों में तो लोग भूखे मर रहे हैं, और कुछ इलाके में लोगों के पास इतनी ज़्यादा खुराक है कि उनमें वो पर कैपिटा यानी पर पर्सन के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, the achievements in science have enabled human beings to produce better food in terms of quality and quantity. साइंस के अंदर जो तरक्की हुई है, साइंस के अंदर जो एडवांसमेंट हुई है, उस तरक्की और एडवांसमेंट की वजह से इंसान इस काबिल हो गया है कि वो क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी यानी खसूसियत के एतबार से भी और मिकदार के हिसाब से भी जो खुराक है वो इतनी ज़्यादा पैदा कर सकता है कि वो हर बंदे के लिए इनफ हो जाए। टुडे द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस प्रोड्यूस मोर देन इनफ फूड दैट कैन बी सप्लाइड टू एवरीवन ऑन द अर्थ। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि खुराक जो है वो इतनी ज़्यादा पैदा हो रही है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से कि हर बंदे के लिए वो काफ़ी हो सकती है। लेकिन रॉन्ग किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से ये मसाइल सामने आ रहे हैं कि लोगों को मसावी तौर पर खुराक तकसीम नहीं हो रही। But due to political and administrative problems, the food is not equally distributed to different regions of the world. हम ये अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे कि दुनिया के कुछ ममालिक तो इस तरह के हैं जहां पर पर्सन के हिसाब से खुराक बहुत ज़्यादा मौजूद है, और कुछ इलाके इस तरह के हैं जिस तरह के इथोपिया, मोगदेशो, सोमालिया या अफ्रीका के दूसरे ममालिक जो हैं, इन ममालिक में खुराक इतनी कम है कि वहाँ पे लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो द रिजल्ट इज दैट देयर इज ऑलवेज सरप्लस यानी एक्स्ट्रा फूड मौजूद होती है हमेशा। कौन से कंट्रीज में? जैसे अमेरिका में, यूके में, कनाडा में या यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं उनके अंदर खुराक हमेशा सरप्लस अमाउंट में, एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद होती है। लेकिन उसी टाइम पे अगर हम दूसरा हम देखें चेहरा दुनिया का, या दूसरी साइड देखें दुनिया की, खास तौर पर अफ्रीका के और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको देखें, तो उनमें जैसे इथोपिया और सोमालिया की मैंने एग्जांपल दी है, तो उनके अंदर पर पर्सन के हिसाब से खुराक जो है वो बहुत कम मौजूद है, और वहाँ पे स्टारवेशन का मसला है, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। तो जब तक हम ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं करते, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ठीक नहीं करते, तब तक हम खुराक जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, और ये फेमाइन के जो मामलात हैं और फेमाइन जैसी जो हॉरिबल कंडीशंस हैं, इनका हमेशा कुछ ममालिक को जो है वो सामना करना पड़ता रहेगा। इसके बाद है ड्राउट। ड्राउट कहा जाता है खुश्क साली को। खुश्क साली खुश्क साली मतलब कि हर तरफ पानी की कमी हो जाना। अब पानी की कमी किस तरह होती है? पानी की कमी आमतौर पर तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि एवरेज या नॉर्मल रेनफॉल जो है वो कम हो जाए, यानी बारिशें जितनी होनी चाहिए थी उतनी बारिशें नहीं हो पा रही हैं, और जब उतनी बारिशें नहीं हो पा रही तो इंसान और दूसरे जानवरों के लिए जो पानी की मिकदार है वो नाकाफ़ी हो जाती है उनकी ज़रूरियात के लिए, जिसकी वजह से कहत आने के मामलात होते हैं। ख़ास तौर पर जब वो इलाके जहाँ पर जो ज़राअत है या फसलों की काश्त है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है, वो बारिश के पानी की मदद से हो रही होती है, उन इलाकों में बारिश अगर कम होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो जाती हैं, और वहाँ पर कोई भी चीज़ बाद में उग नहीं पाती, जिसकी वजह से फिर फेमाइन्स आते हैं। सबसे पहले तो ड्राउट की डेफिनेशन है, अ ड्राउट इज अ पीरियड ऑफ टाइम। ड्राउट या खुश्क साली एक ऐसा टाइम होता है व्हेन देयर इज नॉट इनफ वाटर, जब इतना काफ़ी पानी मौजूद ना हो
के उस पानी के जरिए से हम एग्रीकल्चर और ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सके, यानी फसलों की काश्त के लिए भी पानी थोड़ा हो जाता है और इंसानी जरूरियात के लिए भी पानी जो है वो थोड़ा हो जाता है। इसके बाद है कॉजेज के ड्राउट वगैरह होता किस वजह से है, कि कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से खुश्क साली का सामना करना पड़ता है नौ इंसानियत को। तो ड्राउट इज यूजुअली ड्यू टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ बिलो नॉर्मल रेनफॉल। ड्राउट जो है या खुश्क साली जो है ये असल में वो टाइम होता है जब बिलो नॉर्मल रेनफॉल होता है, यानी बारिश जो है वो जितनी होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हो रही होती, एवरेज रेनफॉल जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद है खुश्क साली की वजह से क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या जो है ना वो इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो ड्राउट की वजह से क्या होता है कि फसलें जो हैं वो उगना बंद हो जाती हैं, जमीनें बंजर हो जाती हैं और जमीन जो है वो सॉइल जो है वो सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी नीचे चला जाता है और वहां पे फसलें नहीं ग्रो कर पाती, और जब फसलें ग्रो नहीं होती, पैदावार नहीं होती, तो उसकी वजह से खुराक की किल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से फिर फेमाइन्स आते हैं। ड्राउट डिक्रीज और इवन स्टॉप द क्रॉप यील्ड एंड इट रिजल्ट्स इन फेमाइन। या तो ये होता है कि फसलें कम उगती हैं, पैदावार कम होती है, या फिर अगर सवियर किस्म के ड्राउट हो, सवियर किस्म की खुश्क साली हो, बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही, तो उस वजह से फसलें उगना बिल्कुल बंद भी हो सकती हैं और इसकी वजह से फिर फेमाइन्स आते हैं। इसके बाद है फ्लडिंग। फ्लडिंग कहते हैं सैलाब को। अब ये फ्लडिंग और जो ड्राउट है ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट कंडीशंस हैं। यानी जो ड्राउट हमने पढ़ा उसमें तो ये है कि बारिशें कम हुई हैं और बारिशें कम होने की वजह से जो खुश्क साली पड़ गई है और जमीनें बंजर हो रही हैं। और फ्लडिंग में क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है। अब एक्स्ट्रा वाटर कैसे आ रहा होता है, कॉजेज इसकी क्या है, इट अकर्स ड्यू टू नॉर्मल रेनफॉल और ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एबनॉर्मल जो है ना वो रेनफॉल हो रहा होता है, यानी इसमें क्या होता है कि मोर देन नॉर्मल एक्चुअली होता है, मोर देन नॉर्मल रेनफॉल के जरूरत से ज्यादा, नॉर्मल या एवरेज रेनफॉल से ज्यादा बारिशें हो रही होती हैं। या फिर ये इस वजह से आता है कि किसी मुल्क का जो या किसी इलाके का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कमजोर हो, डैम्स वगैरह ना बनाए हों, ठीक है, और दरियाओं या नहरों वगैरह की सफाई ना करवाई हो, तो उसमें सिल्ट भर जाती है। सिल्ट भरने की वजह से उनका जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी पानी उनके अंदर कितना आ सकता है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो दरिया हैं या नहरें वगैरह हैं वो अपना पानी बाहर निकालते हैं बारिशें ज्यादा होने की वजह से। तो पानी जब बाहर निकलता है तो वो इर्द गिर्द के इलाके जहां जहां पर वो पानी जाता है वहां पर वो नुकसान करता है। तो इट अकर्स ड्यू टू मोर देन नॉर्मल रेनफॉल और ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर नॉर्मल रेनफॉल से ज्यादा रेनफॉल हो रहा हो उसकी वजह से और वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से ये मामला हो रहे होते हैं। इसके बाद है कि ये फ्लडिंग की वजह से इफेक्ट क्या होता है, वो अभी मैंने आपको बताया कि रिवर्स एंड कैनाल्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स, वो अपने किनारों से पानी बाहर निकाल देते हैं। जब किनारों से पानी बाहर निकलता है तो उसकी वजह से जो इर्द गिर्द की एग्रीकल्चरल सॉइल्स होती हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स होती हैं, वहां से जब पानी गुजर रहा होता है तो पानी गुजरते हुए वहां से वो जो अपर लेयर ऑफ सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको वो अपने साथ बहा के ले जाता है। या फिर अगर फसलें खड़ी हैं, बिल्कुल तैयार फसलें खड़ी हैं, तो उन फसलों को भी वो अपने साथ बहा के ले जाता है उखाड़ के जड़ों समेत। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जमीन जो है उसके अंदर जब न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते तो वो फिर सैलाब के फौरन बाद 1-2 साल में तो वो जमीन फसल उगाने के काबिल ही नहीं रहती, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहते। न्यूट्रिएंट्स होंगे तो फसल जो है वो उगेगी। तो इसलिए जब सैलाब आता है तो सैलाब के फौरन बाद जो है वो बड़ा नामुमकिन हो जाता है कि वहां पर फसल उगाई जा सके। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग। फ्लडिंग के फौरन बाद, इवन के 1 या 2 साल बाद भी वहां पर उस जमीन पर जहां से कभी सैलाबी रेला गुजरा हो वहां पर फसल उगाना जो है वो नामुमकिन होता है, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि फ्लडिंग जो है वो एक शॉर्ट टर्म फेमाइन की वजह बनता है। शॉर्ट टर्म फेमाइन का मतलब है कि ये 2 से 3 सालों तक का फेमाइन होता है, और इसमें यह है कि क्योंकि वो मुल्क के किसी एक हिस्से में आया होता है तो मुल्क के कोई दूसरे हिस्से जो हैं
वो उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनके ऊपर ये मुसीबत आई होगी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी कॉज थी वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी आबादी का बढ़ना। आपको पता है कि पॉपुलेशन का बढ़ना जो है ना, ये एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया का ये एक इशू बन चुका है कि आबादी जो है वो रिसोर्सेज ऑफ लाइफ से ज्यादा बढ़ रही है। यानी इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जितनी ज्यादा जो है वो आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है वो कुछ इलाकों में खुराक की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है और फेमाइन्स वगैरह आ रहे हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ ग्लोबल इशू। पॉपुलेशन का बढ़ना, आबादी का बढ़ना जो है ये एक ग्लोबल इशू है। और इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, बावजूद इसके कि दुनिया में साइंस की तरक्की की वजह से, साइंस की अचीवमेंट की वजह से जो खुराक की प्रोडक्शन है वो बढ़ी है, फूड प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, यानी जिनको खुराक या ग़िज़ा जो है वो पूरी तरह नहीं मिल पा रही, यानी उनकी खुराक में ग़िज़ाई किल्लत है। ठीक है। और खास तौर पर ये क्यों मसाइल आ रहे हैं? इन दी ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे इलाके जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है दुनिया की, यानी बहुत, जैसे इंडिया या चाइना की अगर हम बात करें तो वहां पे आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये जो ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स हैं वर्ल्ड के, उनमें जो, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए वो लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं खुराक को पैदा करने के लिए, खुराक की पैदावार करवाने के लिए, उसको भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ताकि वो अपनी ग़िज़ाई जरूरियात को पूरा कर सकें, फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और उनको फूड शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े। तो वो बड़ी आबादी के बड़े ममालिक जो हैं वो ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं बनिस्बत छोटे ममालिक जिनकी आबादी कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि वो ना तो वो जमीन को गैप देते हैं, सॉइल को, कि वहां पर न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो पूरी हो सके। ठीक है। और ना ही जो है वो मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है वहां पे सॉइल के अंदर, तो क्योंकि वो ओवर पॉपुलेटेड है और ओवर पॉपुलेटेड होने की वजह से वो अपनी फूड शॉर्टेज पे काबू पाने के लिए लगातार मुसलसल फसलें उगा रहे हैं, इसलिए वो नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूचर में ये होता है कि वो जो लैंड्स होती हैं जहां पर मुसलसल फसलें उगाई गई थी, वो लैंड्स जो हैं वो उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसके बाद वो फसलें उगाने के बिल्कुल काबिल ही नहीं रहती। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, क्रॉप्स कैन नो लॉन्गर बी ग्रोन एंड फेमाइन्स रिजल्ट, और जब फसलें नहीं उग पाती तो उसकी वजह से फेमाइन्स या कहत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद एक साइड बॉक्स बताया गया है आपकी बुक में, ये इसी टॉपिक के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यूज के लिए। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP इज द फूड एड ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन यानी इक़वाम मुत्तहदा जो है उसका एक, उसकी एक शाख है, उसकी एक ब्रांच है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। तो ये क्या कर रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है। ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजेंसी प्रोवाइडिंग फूड। कहां कहां पे ये खुराक दे रही है? इट प्रोवाइड फूड टू मोर देन 90 मिलियन पीपल। दुनिया भर में 90 मिलियन लोगों को ये खुराक दे रही है, और वो 90 मिलियन लोग कहां पे रह रहे हैं? वो 80 कंट्रीज में, 80 ममालिक के 90 मिलियन लोगों को ये खुराक जो है वो मुहैया कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। एक बार इसको पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फेमाइन क्या चीज है। फेमाइन कहते हैं कहत को, और ये मेल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी वजह है। फेमाइन जो है ये वो सूरत हाल है जिसमें एक इलाके में रहने वालों के लिए, रहने वाले लोगों के लिए खुराक जो है वो उतनी नहीं मौजूद होती जितनी उन्हें चाहिए। और दो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपकी बुक में, ये एमसीक्यूज आ सकता है। एक इथियोपियन फेमाइन जो 1983 टू 1985 जो है वो आया था, और दूसरा है नॉर्थ कोरियन फेमाइन 1990s में आया था। फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ फेमाइन थी। कॉजेज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ फूड है, ड्राउट है, फ्लडिंग है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, वॉर और इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की हमने डिटेल पढ़ी कि साइंस
जो की तरक्की की वजह से, साइंस की एडवांसमेंट की वजह से इंसान इस काबिल हुआ है कि वो बेहतरीन किस्म की खुराक क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी पैदा कर सके। और इतनी खुराक जो है वो पैदा हो रही है दुनिया भर में ज़मीन के ऊपर कि ज़मीन पर मौजूद हर इंसान को उसके लिए जो ज़रूरी खुराक है ज़िंदा रहने के लिए वो उसे मिल जाए। लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल, सियासी और इंतज़ामिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से क्या है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ हिस्सों में खुराक जो है वो गैर मसावी तौर पर तकसीम हुई है, यानी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि जैसे अमेरिका, यूके और कनाडा और यूरोप के जितने भी ममालिक हैं उनमें यह है कि उनमें हमेशा जो है वो सरप्लस यानी एक्स्ट्रा फूड मौजूद होती है। लेकिन उसी टाइम पे अगर हम दूसरी दुनिया को देखें, यानी अफ्रीका के ममालिक को देखें जिसमें इथोपिया और सोमालिया की बात की गई है, उनमें जो है एक पर्सन के लिए खुराक जो है वो उतनी मौजूद ही नहीं है जितनी उसे चाहिए। इसके बाद ड्राउट था। ड्राउट तब आता है जब रेनफॉल जो है वो कम हो, ठीक है, यानी वो पीरियड जिसमें पानी की इतनी किल्लत हो जाए कि ना वो ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी हो, ना ही वो इंसानी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो। कॉजेज इसकी ये हैं कि जब बिलो नॉर्मल रेनफॉल होता है, यानी एवरेज, बिलो देन एवरेज रेनफॉल हो रहा हो, कम बारिश हो रही हो। इफेक्ट्स इसकी वजह से क्या होते हैं कि बारिशें जब नहीं होती तो उसकी वजह से जो फसलें हैं वो या तो कम पैदावार देती हैं या फिर वो पैदावार दे ही नहीं पाती, फसलें उग ही नहीं पाती। उसके बाद फ्लडिंग था जो कि ड्राउट का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसकी कॉजेज है कि जब मोर देन नॉर्मल रेनफॉल हो, यानी एवरेज से भी ज्यादा रेनफॉल हो जाए, या फिर किसी इलाके का, किसी कंट्री का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो जरा वीक हो, तो उसकी वजह से फ्लड आते हैं, यानी सैलाब आते हैं। इफेक्ट्स इसके ये होते हैं कि जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो वीक हों किसी भी इलाके के, तो वहां पे वो क्योंकि नहरों और दरियाओं वगैरह की सही तरह से सफाई नहीं करवाते, उनमें से सिल्ट वगैरह बाहर नहीं निकालते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिवर्स और कैनाल्स होते हैं उनकी वाटर कैरिंग कैपेसिटीज जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, वो पानी को ज़्यादा अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाते। जब बारिश ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से वो पानी उनसे बाहर जो है वो निकल आता है, ठीक है, किनारों से, और वो पानी जो है वो इर्द गिर्द के इलाकों में बह रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक तो वो खड़ी फसलें, तैयार फसलें जो होती हैं उनको अपने साथ बहा के ले जाता है। दूसरा ये होता है कि वो अपर सरफेस पे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं उनको भी अपने साथ ले जाता है। तो इसलिए अगर सैलाब किसी इलाके में आता है तो वहां पर फौरन दोबारा से फसल उगाना नामुमकिन हो जाता है, और जब फसल उगाना नामुमकिन हो जाता है तो उसकी वजह से फेमाइन जाती है। लास्ट में हमने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पढ़ा कि दुनिया भर का ये एक बहुत बड़ा इशू है पॉपुलेशन का बढ़ना। और इसमें यह है कि हालांकि अभी हमने बहुत खुराक पैदा करना शुरू कर दी है साइंसी तरीकों को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन फिर भी खुराक की किल्लत है। लाखों लोग जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, ख़ासतौर पर जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, जैसे चाइना और इंडिया वगैरह की मैंने बात की, तो वहाँ पर लोग क्योंकि ज़्यादा हैं तो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है ज़्यादा की जा रही हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि क्योंकि वहाँ पे मुसलसल क्रॉपिंग हो रही है, फसलें उगाई जा रही हैं, ठीक है, कल्टीवेशन की जा रही है, ज़मीन को कोई गैप नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जा रही है। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से वहाँ पर ज़मीन जो है वो बाद में बंजर हो रही है, और जो बंजर होने के बाद वो किसी किस्म की भी क्रॉप को उगाने के काबिल नहीं रहती है। लास्ट में हमने एक बॉक्स पढ़ा कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ब्रांच है इसकी यूनाइटेड नेशन की, और ये सबसे बड़ी ब्रांच है, सबसे बड़ी एजेंसी है खुराक प्रोवाइड करने वाली, और ये दुनिया भर के 80 कंट्रीज़ में 90 मिलियन पीपल को, 90 मिलियन लोगों को खुराक जो है वो मुहैया कर रही है। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेशन का, जिसमें हम वन बाय वन उस सारे जितने भी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनकी डिटेल एनाटॉमी भी पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।